भाभी, इस घर में कल आपका पहला दिन है तो कोई गलती मत करना, माँ बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है काजल, मैं ध्यान रखूंगी। इतना बोलकर काजल वहां से चली जाती है, पर बेचारी शीतल की नींद उड़ा जाती है। अब रात को शीतल अपने कमरे में सो रही होती है, पर उसे नींद ही नहीं आती। वहीं पवन आराम से सो रहा था, पर वो सारी रात बिस्तर पर लेटी बस सोचती रहती है। और जैसे ही सुबह होती है तो शीतल रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। आज मेरी पहली रसोई और ससुराल में पहला दिन भी। और मेरे ससुराल की रसोई कितनी बड़ी है, और ये क्या, यहाँ तो सिलेंडर के बदले मॉडर्न चूल्हा है, यहाँ तो ओवन माइक्रोवेव भी है। मेरे घर में तो ये सब चीज़ था ही नहीं, और ना ही मैंने कभी इनका इस्तेमाल किया। अब मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? गरीब शीतल अपने ससुराल में आकर परेशान हो जाती है। तभी उसे अपनी शादी से पहले के कुछ दिन याद आते हैं, जहां वो अपनी मैरिड दोस्त के घर गई हुई थी। अरे पायल, तू ये क्या कर रही है? खाना तो गैस पर गर्म होगा ना, तो इस मशीन में क्यों डाल रही है? क्योंकि ये खाना गर्म करने वाली मशीन है। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें। आज मैं तुझे बिजली वाला चूल्हा, मिक्सी, ओवन सब चलाना सिखाऊंगी। वाह यार, तेरे पास तो सारी चीज रखी है। काश कि मुझे भी ऐसा ही ससुराल मिले जहाँ ये सारी चीज हो। हाँ, याद आया, मैंने पायल को देखा था। एक काम करती हूँ, उसकी तरह चलाने की कोशिश करती हूँ। भगवान जी, बस मेरा साथ देना। इतना बोलकर शीतल पुराने दिनों को याद करते हुए चूल्हे को जलाती है और अपने ससुराल वालों के लिए पहली रसोई में खीर, पूरी, पनीर की सब्जी जैसी कुछ चीजें बनाती है। और 6 बजे तक खाना रेडी करके खुद से कहती है, 6 बज चुके हैं, मेरा खाना रेडी है। मैंने जल्दी उठकर सारा काम खत्म कर दिया, पर अब तक घर में कोई उठा क्यों नहीं? एक काम करती हूँ, सबसे पहले पवन जी को उठा देती हूँ। शीतल अपने कमरे में जाकर सबसे पहले पवन को उठाती है। उठो ना, सुबह के 6 बज गए, आपको ऑफिस भी जाना होगा। मेरा ऑफिस 11 बजे का है, सोने दो ना, क्यों परेशान कर रही हो? तुम जाकर किसी और को उठाओ और उसके साथ टाइम पास करो। ये तो उठ ही नहीं रहे। एक काम करती हूँ, माँ जी के पास ही चली जाती हूँ। पवन के ना उठने पर शीतल अपने सास के कमरे में जाती है और अपनी सास को उठाती है, जिस पर आशा अपनी बहू से कहती है, बहू, हमारे घर में 8 बजे से पहले कोई नहीं उठता। तूने इतनी सुबह खाना क्यों बना दिया? इन सब की क्या जरूरत थी? माफ करना माँ जी, मुझे पता नहीं था। हमारे घर में सब 7 बजे घर से निकल जाते थे। मुझे लगा कोई लेट ना हो जाए, इसलिए मैंने खाना बना दिया। चलिए ना, आप सब आज थोड़ा जल्दी नाश्ता कर लीजिए। बहू, इतना करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम सुबह के नाश्ते में 7 तरह के पराठे और 7 तरह की चटनी खाते हैं। तो तू एक काम कर, धनिया, टमाटर, लहसुन, पुदीना, नारियल, अलसी और प्याज, इन सब की चटनी बना ले। और 7 तरह के पराठे में आलू, प्याज, नमक, मिर्च का पराठा, बिना नमक का पराठा, चावल का पराठा, और बाकी तू देख ले, सब अलग होना चाहिए। तू जा बना, और अब हमें थोड़ा सोने दे। सुबह का नाश्ता बताकर आशा एक बार फिर सो जाती है। शीतल पूरी तरह से अकेली थी, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो रसोई में जाकर परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फोन करती है। माँ, आज मेरा ससुराल में पहला दिन है, और नाश्ते में मेरे ससुराल वाले 7 तरह का पराठा और चटनी खाते हैं। अब आप मुझे बताओ कि मैं नारियल की, मूंगफली की चटनी कैसे बनाऊं, और मुझे तो 7 तरह के पराठे बनाने ही नहीं आते। कहीं मुझे अपने ससुराल में पहले ही दिन डांट ना खाने को मिल जाए। बेटा, तू फिक्र मत कर। माना कि हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ बनाना नहीं आता। और तेरी माँ है ना तेरे साथ, अमीर लोगों के बड़े चोचले होते। तू फिक्र मत कर, मैं तुझे सब बता दूंगी फोन पर। शीतल अपनी माँ से मदद लेकर अपनी पहली रसोई का खाना बनाती है और बड़ी मुश्किलों से वो अकेली 9 बजे तक 7 तरह का पराठा और चटनी बनाकर तैयार कर देती है। जब पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाता है तो अरे वाह भाभी, आपने तो मेरी बात को कल कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। पर हम में से तो किसने आपको नहीं बताया कि हम नाश्ते में 7 तरह का पराठा और चटनी खाते? इस घर में क्या तू ही है बहू को बताने वाली? माँ जी, आपका पराठा खत्म हो गया और चटनी भी नहीं है। कौन सी चटनी और पराठा दूं? मेरी भी टमाटर की चटनी खत्म हो गई है, थोड़ी सी मुझे भी दे दो, और वो गोभी का पराठा भी। चुप कर, तू खुद भी तो ले सकता है। और बहू, तू खड़ी क्यों है? तू भी बैठ जा हमारे साथ। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। आप लोग पहले खाना खा लीजिए, मुझे अभी भूख नहीं है। ठीक है बहू, जैसी तेरी मर्जी। ये ले मेरी तरफ से तेरा नेग। आशा अपनी बहू को उसकी पहली रसोई का शगुन देकर चली जाती है। और जैसे ही आशा उठती है, शीतल उसी समय डाइनिंग टेबल से सारे गंदे बर्तन उठाकर रसोई में ले जाती है, और हाथ के हाथ उसने डाइनिंग टेबल भी साफ कर दिया। अब इसी तरह दोपहर में एक बार फिर आशा अपनी बहू को लंच बनाने के लिए कहती है, और शीतल फिर से घबरा जाती है। फिर से वही खाना बनाना है? थोड़ा सा खाना सुबह का भी रखा है। एक काम करती हूँ, अनाज बर्बाद ना हो इसलिए अभी थोड़ा कम खाना बनाऊंगी और उसको उसी में मिक्स कर दूंगी। पर 1 बजने वाले हैं, अगर खाना लेट हो गया तो माँ जी डांटे ना। दिन के 1 बजता देख शीतल डर जाती है और रसोई में जाकर जल्दबाजी में काम करने लगती है।
ये देख आशा अपनी बहू से कहती है, बहू हम 2 बजे के बाद ही लंच करते हैं, जल्दबाजी में कुछ नुकसान मत कर देना हमारा। जी माँ जी, मैं इसे याद रखूंगी। अब शीतल जल्दी से दोपहर का खाना बनाती है और दोपहर का खाना भी सभी घर वालों को पसंद आता है। जिसके बाद काजल अपनी भाभी से कहती है, भाभी आपने नाश्ता और लंच तो अच्छा बना दिया, पर डिनर में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रात में कुछ रिश्तेदार आ रहे हैं आपको देखने। बहू वो लोग शादी में नहीं आ पाए थे तो वो कुछ तुझसे बातें भी करेंगे, तो अब हमारी इज्जत तेरे हाथों में, थोड़ा सोच समझ कर बोलना। और हाँ, खाने का खास ख्याल रखना, अगर खाने में कमी हुई तो तुम कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, उनके लिए बुरी ही रहोगी। ससुराल वालों की ऐसी बातें सुनकर शीतल के पसीने छूट जाते हैं और पूरा दिन बस उसका ध्यान शाम में आ रहे मेहमानों पर होता है। और वो रसोई में जाकर कभी धनिया की चटनी बनाती तो कभी चावल बनाती। देखते ही देखते वो शाम को सभी के लिए कढ़ी चावल, छोले पनीर, चाप की सब्जी, रुमाली रोटी और साथ ही तरह की चटनी बनाती है। जब वो रसोई में काम कर रही होती है तभी घर में कुछ मेहमान आते हैं और आशा से कहते हैं, आशा मैंने तुम्हें कहा था गरीब घर की लड़की मत लाओ। गरीब घर की लड़की हमारे जैसे घर में कैसे एडजस्ट करेगी, उसे तो 7 तरह के अलग अलग खाना बनाने भी नहीं आते होंगे। ऐसा नहीं है जिज्जी, भले ही मेरी बहू गरीब घर की है पर वो संस्कारी और गुणी है। अरे वो तो कुछ ही देर में पता चल गया, 9 बज गए रात के, पता नहीं आज तेरी बहू हमें कुछ खाने को देगी भी या नहीं। बाहर से आ रही आवाज सुनकर शीतल रसोई में खड़ी खड़ी डर जाती है और जब वो बर्तन धो रही होती है तो उसके हाथ से एक कांच की कटोरी गिर जाती है और काजल रसोई में भागते हुए आती है और अपनी भाभी को इतना परेशान देख बोलती है, भाभी ये क्या किया आपने, और आप इतना डर क्यों रही हैं? बाहर खाना लेकर चलिए, अगर आप ऐसी घबराती रही तो आपकी वजह से हमें भी डांट पड़ जाएगी। चलिए मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। नहीं काजल, मैं कर लूंगी, अगर तुमने मेरी हेल्प करी तो घर आए मेहमान क्या सोचेंगे। शीतल अपनी नंद की मदद लेने से मना कर लेती है और अकेले घर आए मेहमानों के लिए 7 तरह का खाना और चटनी परोसती है और घर आए सभी मेहमानों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। और जब सभी लोग खाना खाते हैं तो लोगों को न सिर्फ खाना बल्कि शीतल का बर्ताव भी बहुत अच्छा लगता है। बहू तुमने इतना अच्छा खाना खिलाकर और हमारा आदर सत्कार करके हमें गलत साबित कर दिया कि गरीब घर की लड़की अमीर घर की बहू नहीं बन सकती। अरे बहू का आज पहला ही दिन है। अरे पहले ही दिन बहू ने हमारा दिल जीत लिया। ये सब तो आपका बड़प्पन है। आप लोग आराम से खाना खा लीजिए, उसके बाद मैं आपके पैर दबा दूंगी। आप लोग बहुत दूर से आए हैं ना, थक गए होंगे। नहीं बहू, हम बिल्कुल ठीक हैं, इन सब की जरूरत नहीं है। सभी लोगों को शीतल बहुत पसंद आती है और जब मेहमान वहां से जाने लगते हैं तो जाने से पहले एक बार फिर शीतल उनके पैर छूती है और उनसे बहुत प्यार से बातें करती है। इस तरह ससुराल में शीतल का पहला दिन जाता है और अगले दिन जब फिर से शीतल घबराई हुई सुबह जल्दी उठकर काम पर लगती है तो आशा उससे कहती है, बहू तूने जितना किया वो काफी है, इतना डर के रहने की या घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस घर को अपना ससुराल नहीं मायका ही समझ, यहाँ कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा, जैसे चाहे वैसे रहना। इस तरह आशा शीतल के डर को खत्म करती है और घर के तौर तरीके बताती है, जिसके बाद शीतल अपने ससुराल में अच्छे से रहती है। आओ बहू आओ, अपने ससुराल में आओ। जी माँ जी, पर मेरे दहेज का सामान बाहर ट्रक में है, आप मेरे कमरे में रखवा दीजिए। और माँ जी मेरे दहेज को भी। अरे जेठानी जी, आप क्या दहेज लाई हो? मुझे तो आपका कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे नहीं, मैं भी दहेज लाई हूँ। देखो ना, बाहर बहुत सारा राशन रखा हुआ है। 200 किलो गेहूं भेजे हैं मेरे पिताजी ने, 70 किलो चावल और बाकी 20 किलो अलग अलग तरह की दाल। वो क्या है ना, मेरे पिताजी किसान है ना। शादी के दहेज में कोई चावल गेहूं लेकर आता है क्या? अरे देखो मैं कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। बेड है, अलमारी है, सोफा सेट है, वॉशिंग मशीन है, न्यू गैस सिलेंडर है। तुम्हारे गेहूं चावल से कपड़े धुलेंगे या तुम उस पर सो जाओगी या उस पर खाना पकाओगी? ये सब कौन दहेज में देता है? तुमसे अच्छा तो मेरा दहेज का सामान आया। बताओ माँ जी, आपकी बड़ी बहू आपके घर में कोई दहेज लेकर नहीं आई? अच्छा सा सामान। वही तो बहू, ये है गरीब कहीं की। मैंने बोला था अच्छा खासा दहेज दे देना, लेकिन नहीं, इसके पिताजी ने तो राशन भंडार भिजवा दिया है। अचार डालें इसका। माँ जी आप तो अच्छे से जानती हैं, पिताजी ने पहले ही आपको कह दिया था कि वो इतना सारा सामान नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ इतना अनाज दे देंगे जिससे घर में खाने की कमी नहीं होगी। चाट लो इस राशन को तुम। जब घर के दोनों बेटे कमा रहे हैं तो इन चीजों की कोई जरूरत ही नहीं थी। और माँ जी, ये क्या, मैं इतना सारा दहेज लेकर आई हूँ और आपने बताया नहीं कि हमारा ससुराल 1 कमरे का है। अब मैं अपना दहेज का सामान कहाँ रखूंगी? इनका आटा दाल चावल तो बिल्कुल नहीं आएगा। पहले मेरा दहेज रखवाइए, इनका नहीं।
ऐसे कैसे? मेरा भी तो दहेज का सामान है, वो कहाँ जाएगा? वो भी इसी एक कमरे में रहेगा। वो जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा भी है ना माँ जी? हाँ है तो, लेकिन मेरी अमीर बहू का ज्यादा दहेज आया है तो वो रहेगा। ये तेरे 200 किलो के गेहूं का क्या मैं अपने सर पर रखूं? बिल्कुल सही कहा माँ जी ने। यहाँ पहले मेरा सामान आएगा और ये गेहूं बाहर रख दो आप। गेहूं ज्यादा है वो बाहर रख दूंगी, लेकिन बाकी चीज यहाँ रखवाऊंगी। आखिर ये भी मेरा कमरा है। अरे माँ, शादी का सारा दिन यही दरवाजे पर ही पूरा करवाना है क्या? थक गया हूँ मैं। अरे हाँ जाओ, सारे बच्चे आराम करो। माधव, मनीष, छोटी बहू का बेड उस दीवार के कोने पर लगा दो और तुम दोनों, तुम्हारा तो दहेज का सामान ही नहीं आया है तो वहाँ जमीन पर सो जाओ। ठीक है माँ जी। दोनों बेटे एक कोने में बेड लगवा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ आरजू गद्दा बिछाती है। उसकी मदद तृप्ति भी करती है। लाइए भाभी, आपकी मदद करवा देती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा। आप थक गई होंगी ना? थोड़ा सा। कुछ ही देर में एक ही कमरे के बिस्तर पर आराम करते हैं। अगले दिन दोनों बहू पहली रसोई का खाना बनाती हैं। तब ओ जेठानी जी, ये गैस सिलेंडर्स मैं लेकर आई हूँ, इसलिए सबसे पहले इस पर मैं खाना बनाऊंगी। आप जब तक आलू वालू सब्जी वब्जी काट लो। मन तो नहीं है मेरा कि अपने दहेज की चीज आपको छूने दूं, लेकिन बना लेना। इस चक्कर में सब लोगों को खाना बनाने का ठेका मैं तो नहीं ले सकती ना। ठीक है देवरानी जी, लेकिन आज तो खीर बनेगी, वो तो मैं अपने राशन के चावल से बनाऊंगी। हम तेरे राशन के दहेज की अभी कोई जरूरत नहीं है। मेरे घर में इतना अनाज है कि पहले वो इस्तेमाल होगा। मुझे तो लग रहा है तेरे दहेज की राशन की हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना सारा बेफालतू में ले आई। अरे कोई सामान ले आती ताकि मेहमान देखकर इसका तो मजाक नहीं बनाते। वही तो माँ जी। फिर तृप्ति नहा धोकर शिवानी के ड्रेसिंग टेबल के सामने आकर उसका हेयर ड्राई इस्तेमाल कर रही थी। ये देखकर शिवानी तृप्ति पर चिल्लाती है। तृप्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान इस्तेमाल करने की? तुमने पूछा? अगर मेरा हेयर ड्रायर खराब हो गया तो इसका हर्जाना तुम भरोगी क्या? 4-5 रुपए का नहीं है, 78,000 का आया है। सॉरी भाभी, मुझे नहीं पता था आप इतना गुस्सा करेंगी। मैं कभी छूती ही नहीं। पूछ भी तो सकती हो ना तुम, लेकिन नहीं। यही तो बात है कि ये एक कमरे का ससुराल है। अगर मेरा पर्सनल कमरा होता तो तुम्हें अंदर घुसने से पहले भी सोचना होता। कोई बात नहीं बहू, जाने दे। कुछ देर बाद सब एक साथ बैठकर पहली रसोई का खाना खाते हैं। फिर शादी के कपड़े धुल रहे होते हैं तो सास वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हुए देख खुश होती है। अरे वाह बहू, मुझे यहाँ घर में किसी को भी हाथ से कपड़े धोने नहीं पड़ेंगे। ये वॉशिंग मशीन है ना, और ये कपड़े तो बहुत जल्दी सूख गए, बस हवा लगानी है। यही तो काम है माँ जी इस वॉशिंग मशीन का। अमीर घर से हूँ तो आपने ये वॉशिंग मशीन देख ली, वरना गरीब बहू के चलते आप इन अच्छी चीजों का कभी लाभ ही नहीं उठा पाती। हाँ बहू, ऐसे गरीब बहू भी कुछ दहेज में सामान लाती, लेकिन नहीं, चावल बावल उठा लाई है। अरे सोफा सेट लगे, कम से कम रिश्तेदार तो देखते, लेकिन नहीं। माँ जी, माना कि दहेज में अच्छी चीज लेकर नहीं आई, लेकिन खराब चीज भी नहीं लाई। आपको अंदाजा भी नहीं होगा, मैं बहुत महंगा राशन लेकर आई हूँ, वो भी अपने ही पिताजी के खेत से, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। अरे जा जा, मुझे मत सिखा। रात को सोने में गरीब बहू को प्रॉब्लम होती है। बाकी सब तो आराम से सोते हैं, लेकिन जमीन पर उसे जगह नहीं मिलती। बगल में नंद जो सो रही थी। तृप्ति, तुम थोड़ा उधर हो जाओ, मुझे जगह नहीं मिल रही है। यहाँ तुम्हारे भैया हैं। भाभी, इस तरफ दीवार है और इधर भी जगह नहीं है। छोटी भाभी के दहेज का सामान भी रखा और आपके दाल चावल भी है, फिर कहाँ जाएं और सोने। अच्छा ठीक है। जैसे तैसे आरजू सो जाती है। कुछ देर बाद 2 चूहे आकर दाल चावल की बोरी को काट देते हैं और शिवानी के नए पलंग के गद्दे को भी कुतर जाते हैं। अगली सुबह जब शिवानी की नजर पड़ती है तो फिर चिल्लाने लगती है। ये भगवान, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। एक तो एक ही कमरा है, वो भी पर्सनल नहीं है, और यहाँ पर भी चूहे मेरा नया दहेज का बिस्तर कुतर कर चले गए। ऐसे ही तो नहीं आए होंगे। ये देखो, इनके दाल चावल की बोरी भी कन्नी हुई रखी है। जरूर वो इसी के पीछे आए होंगे। माँ जी देख रही है ना आप, गरीब जेठानी जी की वजह से मेरे दहेज के सामान के साथ क्या हो गया। अरे मैया, तेरा तो नया गद्दा था, कैसे चूहा खा गया बताओ। क्यों री गरीब चुड़ैल, देख ले, तेरे 2 कौड़ी के राशन दहेज की वजह से मेरी बहू का दहेज खराब हो गया। माँ जी, चूहे ने भी तो मेरी राशन की बोरी को काट दिया, और आपने ही रसोई नहीं बनवा रखी है तो मैं क्या करूं। आपने एक कमरे का ससुराल क्यों बनवाया? अलग अलग कमरा होता तो आज ऐसा नहीं होता। हाँ माँ, भाभी ठीक कह रही हैं, तू तो चुप ही रह। ये कहकर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर शिवानी ओवन में चीज पास्ता बनाकर लाती है, जिसे खाकर सास बहुत खुश होती है। वाह बहू, तूने कितना अच्छा बनाया है, मैंने तो पहली बार खाया। चलो, कुछ तो फायदा हो रहा है दहेज में तेरे सामान लाने का। इसके चावल को तो कुकर में ही पकाना होगा। छोड़िए, बेचारी गरीब जेठानी को क्या बार बार ट्रोल करना। ये लीजिए, आप भी खा लीजिए, कभी खाया नहीं होगा ना। शुक्रिया, वैसे ये बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। अच्छा तो लगेगा ही, मैंने ओवन में जो बनाया है।
ऐसी वक्त गुजरता है। एक दिन आरजू खाली वॉशिंग मशीन की अलमारी पर अपने गेहूं और दाल चावल की बोरी रख रही होती है, जिसे देख देवरानी चिढ़ जाती है। ओहो, क्या हरकत की है आपने मेरी वॉशिंग मशीन के अंदर? चावल की बोरी क्यों रखी है? मशीन खराब करना चाहती हो क्या? वैसे ही इस एक कमरे में जगह नहीं है। अरे इसी एक कमरे में जगह होती तो मैं चावल की बोरी इसमें क्यों रखती? जगह बन जाए इसलिए मैंने खाली वॉशिंग मशीन में बोरी रख दी, फिर बाद में हटा देती जब तुम्हें कपड़े धोने होते। नहीं, आप मेरी वॉशिंग मशीन को खराब करना चाहती हैं क्या? आप हटा लीजिए इसे यहाँ से। आरजू समझाती है, फिर भी शिवानी खुद से उसकी बोरी को निकालकर घर के गेहूं के ड्रम के साथ रख देती है। वहीं दोनों बेटे एक कंपनी में काम करते थे जहां इलेक्शन के दौरान सारी चीज महंगी हो जाती है और उनकी कंपनी किसी इलीगल काम में होती है, जिस वजह से बंद कर दी जाती है और दोनों भाई नौकरी से हाथ धो बैठते हैं। फिर शाम को सब खत्म हो गया, अब हम क्या करेंगे? घर का खर्चा कैसे चलेगा? जिस कंपनी में थे उस कंपनी का नाम सुनकर तो हमें इतनी जल्दी काम भी नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सपीरियंस हमें इस कंपनी का है, पर हमने तो कुछ गलत नहीं किया था ना। हाँ भैया, समझ नहीं आ रहा घर वालों को कैसे बताएं। क्या हुआ बेटा, क्या बताना है? तुम दोनों बहुत परेशान हो। माँ, भैया और मेरी नौकरी छूट गई है। इलेक्शन की वजह से सब बर्बाद हो गया और अब तो हमारी नौकरी भी नहीं रही, तो घर का खर्चा कैसे चलेगा ये भी नहीं पता। क्या? ये तो नहीं होना चाहिए था। आप कहीं और देखना, हो सकता है कहीं नौकरी मिल जाए। हाँ, कोशिश तो करेंगे। हफ्ता गुजर जाता है, दोनों भाइयों को कहीं भी नौकरी नहीं मिलती और घर का खर्च चलाने के लिए अब आरजू का दहेज का राशन लाया जाता है। उसी के ही दाल चावल बनते हैं और बहू गेहूं को पीस कर घर में रोटी बनाती है। जब एक दिन शिवानी फिर से अपने दहेज के सामान पर इतरा रही होती है, तब नंद, बस करो भाभी, बड़ी भाभी को आप कितना सुनाओगी? अरे उन्होंने यहाँ पर अपने 2 चावल की बोरी ही तो रखी थी, बाकी उनका सारा सामान बाहर है। अब तो शर्म कर लीजिए, घर में खाने पीने को कुछ नहीं है, हर तरफ महंगाई हो रही है। आपको पता है एक हफ्ते से हम कैसे खाना खा रहे हैं? आरजू भाभी के दहेज का राशन। अगर वो नहीं लाई होती तो इस वक्त घर में 10,000 रुपए सिर्फ राशन पर खर्च होते। शुक्र कीजिए 6-7 महीने तक हमें राशन खरीदने की जरूरत ही नहीं है। हम सबको तो एहसानमंद होना चाहिए, लेकिन आप बस सुनाई जा रही हैं। शुक्र है तृप्ति, तुमने तो मुझे समझा। राशन का क्या महत्व होता है अब पता चलेगा। दहेज में फर्नीचर, सोफा, ओवन तो खा नहीं सकते ना। मेरे दहेज का ही तो राशन काम आ रहा है। सही बोला। और तू बहू, तूने आज तेरे दहेज में हम सबके 6-7 महीने की मुश्किल हल कर दी। हाँ, जब तक हम कहीं नहीं नौकरी भी ढूंढ लेंगे। जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, इतने समय से मैं आपको कुछ भी बोलती रही। अब से मेरे दहेज का सामान आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तुमने इतना कह दिया, यही बहुत है। इसके बाद मुश्किल समय में दहेज का राशन इस्तेमाल में लाया जाता है। 3 महीने बाद दोनों बेटों को नौकरी मिल जाती है और धीरे धीरे परिस्थिति फिर से ठीक होने लगती है।